ओम सभी को। आज हमारे बीच डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी। यह हमारी कक्षा पतंजलि की है। ऑनलाइन कक्षा रहती है, निःशुल्क है। महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा ये कक्षा चलाई जाती है। हमारे बीच डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी हैं। सभी जानते हैं उनको, अक्सर हमारी क्लास में आते हैं और हमें उनके हॉस्पिटल से भी समय समय पर डॉक्टर्स आते रहते हैं। आपके 2 हॉस्पिटल हैं, एक पालम में फ्लाईओवर के पास और एक जनकपुरी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका परिचय हम सबको कराएं। जी नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का परिचय तो और बेहतर तरह से, इसलिए आध्यात्मिक सामाजिक कार्यक्रम मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रही है। अनिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीप सर, आई थिंक वहां पे नेटवर्क इशू है, तो आप ही इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मेरे पास सबके माइक म्यूट हो गए हैं। माइक म्यूट हो गया, अनिल जी का भी माइक म्यूट हो गया। ओके ओके सर, ओके। डॉक्टर साहब का स्वागत है। अनिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो कोई नहीं, मैं डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। डॉक्टर सर दिल्ली मेडिकल। एक सेकंड अब आ रही है? यस यस, अब आ रही है सर। हाँ, असल में वो म्यूट अनम्यूट हो रहा था, तो इस कारण से शायद नहीं होगा। तो क्योंकि नेट तो यहाँ पर पूरा आ रहा है। मैं होटल में हूँ इस समय, एकता नगर में हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। यहाँ पर 2 दिन का एक कार्यक्रम था। मैं कहता कि डॉक्टर साहब जो है वो MBBS MD रहे हैं इनसे, और इनका मार्गदर्शन हमारे साथियों को पहले भी मिलता रहा है, इसलिए हमारे लिए नए नहीं हैं डॉक्टर साहब। और जो इस तरह की जो मेडिकल की जो एसोसिएशंस हैं, उनसे डॉक्टर साहब जुड़े रहे हैं। और IMA, जनकपुरी, दिल्ली और इन सब एसोसिएशंस में आपका योगदान रहा है। जैसा सरोजी ने बताया कि 2 स्थानों पर आपके हॉस्पिटल्स हैं, और भी स्थानों पर आप जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है, जो इससे भी ज्यादा बड़ी बात है, कि इस मेडिकल प्रोफेशन होने के साथ साथ आप लोगों को गाइड जो है करने में, और आपकी जो अपनी प्लांटेशन में, क्लाइमेट में जो आपकी रुचि है, जो कोरोना के समय आपने किया, जो कविता में, साहित्य में आपकी रुचि है, उसके कारण से आप बाकी डॉक्टरों से विशेष हो जाते हैं। और हमारे भी इस योग साधकों के समूह में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने आज विषय बिल्कुल अलग उठाया है। आमतौर पर डॉक्टर्स का जो विषय होता है, वो विषय किसी बीमारी से संबंधित होता है। पर आज हम सब लोग भी दिलचस्पी से सुनना चाहेंगे उनको कि वो बता रहे हैं कि पेशेंट्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच किया जाए, जबकि वो ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। वो तो स्वयं डायरेक्टर हैं, 2 हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो इसलिए वो जानना हम सब लोगों के लिए उपयोगी होगा और व्यवहारिक रूप से हम सब लोगों को फायदा देगा। मैं डॉक्टर साहब का, जो मुझे लगता है अपने फार्म हाउस में ही है गुड़गांव में, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और हम सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, माइक खोल लूं मैं अपना? माइक क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल हो रहे थे। मेरी आवाज आ गई है ना सबको? जी सर। जी डॉक्टर साहब, आ रही है? हाँ, ठीक। तो नमस्कार सबको, सभी साथियों को। मैं काफी देर से देख रहा था, बड़े अच्छे से योगाभ्यास हो रहा था और बड़ी अच्छी सी गाइडेंस मिल रही थी। आज मैं अपने फार्म हाउस पे नहीं, आज मैं अपने घर पे हूँ। और घर का भी जो हमारा बगीचा है वो फार्म हाउस से कम नहीं है, तो बीच में आपको घुमा भी दूंगा आप कहोगे तो।
और अच्छा लगेगा आपको कि, और उससे आपको आइडियाज भी मिलेंगे कि अपने घर में आप कैसे एक बगीचा बना सकते हैं। तो अभी समय हो गया है 6:30, तो 6:30 पहले हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं और लास्ट में मैं आपको बगीचा घुमाऊंगा अपना पूरा। बहुत सुंदर बगीचा है और वहीं पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो आज जैसे अनिल जी ने बताया कि टॉपिक जो है वो एक जनरल है, हम बीमारियों के बारे में बात तो करेंगे। बीमारी के इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब जाते हैं तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। डॉक्टर की भी कोशिश होती है और आपकी भी कोशिश होती है। अब यहाँ पे दो पहलू हो जाते हैं, एक है डॉक्टर और एक तो वो बेस्ट कैसे मिले ये जानना जरूरी है। और ये समस्या हम कई बार फेस करते हैं हॉस्पिटल में कि इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी सेलेक्टेड दी जाती है। उसमें हम लोग पेशेंट जो है अपनी सोच से कुछ बातें बताता है, कुछ बातें छिपा जाता है और कई बारी वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और डॉक्टर का भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो अब इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है कि आप ओपीडी में दिखाने जा रहे हैं और एक होता है कि जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं किसी वजह से, तो वहां पे क्या क्या है। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों साथ में चलती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो है वो आपको आपके राइट्स को हासिल करने में ज्यादा हेल्प करें। तो पहले मैं ओपीडी वाला पार्ट ले लेता हूँ कि ओपीडी में जब आप अप्रोच करते हैं डॉक्टर को तो किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक तो जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये नहीं कि उठ के चल पड़े हैं, आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क करना है। होमवर्क में आपका जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन है किसी भी बीमारी से रिलेटेड, लंबी बीमारी कोई भी हुई है, खांसी जुकाम की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ खांसी जुकाम भी अगर बार बार हो रहा है तो उसके बारे में भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिसको आप ऑर्डिनरी खांसी जुकाम हर थोड़ी देर बाद हो जाता है, उसमें कुछ गहरी चीज छिपी हुई है। तो पुराने प्रिस्क्रिप्शंस लेके जाइए और पुरानी रिपोर्ट्स लेके जाइए। इनको क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस डेट वाइज इनको फाइल करके लेके जाइए। उससे आपका भी हेल्प मिलेगी और डॉक्टर को भी हेल्प मिलेगी आपको स्टडी करने में। क्योंकि हम नहीं चाहते कि डॉक्टर जो है वो आपका खाली, आप जो अभी डिजीज प्रेजेंट कर रहे हैं उसका खाली ट्रीटमेंट करे। आपका इलाज पूर्ण तौर पे होना चाहिए, पूरे शरीर का इलाज होना चाहिए। उसके लिए आपके शरीर की पूरी जानकारी डॉक्टर के पास होनी चाहिए। आपकी जो चीफ कंप्लेंट्स हैं बेहतर होगा कि आप उनको नोट करके ले जाएं ताकि आप उनको पढ़ के सुना सकें या एटलीस्ट सीक्वेंस में बता सकें कि किसमें ज्यादा तकलीफ है, किसमें तकलीफ कम है, किस ग्रेड की है। नेक्स्ट आ जाता है कि किसी दवाई से अगर एलर्जी है तो वो जाके डॉक्टर को पहले से बता दें कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन से मुझे एलर्जी है। आपकी जो पुरानी बीमारी है उनको भी लिस्ट कीजिएगा। डॉक्टर खास तौर से जब सरकारी ओपीडी में होता है तो एक मरीज देखने में उसको 30 से 40 में सेकंड मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। हो सकता है 1 या 2 मिनट मिल जाए। अब उसमें अगर आप अपनी सीक्वेंस को अगर ठीक से ले जाएंगे तो उसको हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी। तो पास्ट इलनेस, पास्ट ऑपरेशन, कोई भी मेजर सर्जरी हुई है या मेजर हुआ है उसको नोट करके साथ में लेके जाए। फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। अब फैमिली हिस्ट्री किन किन चीजों में इंपॉर्टेंट है मैं आपको रेंज देता हूँ। फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री कैंसर की भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कैंसर्स जो हैं, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जो है, ये कई बारी फैमिलीज में चलता है। इसी तरह कहाँ से आप आए हैं, कौन से एरिया में आप रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग किसी खास एरिया से आए हैं और डॉक्टर्स को जनरली नॉलेज होती है कि इस एरिया में ये तकलीफें हैं, इस टाइप के कैंसर ज्यादा होते हैं या इस टाइप की बीमारी ज्यादा होती है, तो आप एक ब्रीफ में अपना एरिया भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं अभी 6 महीने में अफ्रीका में लगा के आया हूँ या 2 महीने अफ्रीका में लगा के आया हूँ। तो वहां से कोई डिजीज वहां से आप कैरी तो नहीं कर रहे, या आपका रहने का स्थान कहाँ है। अगर आप किसी मिल के, किसी फैक्ट्री के आसपास रहते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं तो इंडस्ट्री रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं। और ये बातें हम कई बार इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ रहते हैं और आपके पास पास किस तरह के वातावरण है। इंडस्ट्री, रिवर,
पॉन्ड पोल्यूशन, एनिमल्स हैं, घर में डॉग है या बर्ड्स आसपास हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना बीमारियों को ट्रांसमिट भी करती हैं और उसमें बढ़ावा भी देती हैं कई बीमारियों को। अब अभी तो कम हो गया, लेकिन जैसे पहले एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री के आसपास जो लोग थे तो उनके फेफड़ों पे बहुत असर होता है, तो अब एस्बेस्टॉस का यूज कम कर दिया गया है। एस्बेस्टॉस, लेकिन अब कोल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जहाँ पे कोयले के कण उठते हैं, तो उनके फेफड़ों पे भी असर होता है। आसपास कोयले का धुआं होगा या और पोल्यूशन वाली चीजें होंगी तो उसका असर आपकी सेहत पे पड़ेगा। आपकी दुकान ऐसी सड़क पे है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, व्हीकल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो भी आपकी सांस पे असर डालेगा। तो इस तरह की कोई चीज हो तो उसको बताइए भी और उसको खुद भी समझने की कोशिश करिए कि अगर आप पोल्यूशन फैला रहे हैं अपने पड़ोस में या आपके पड़ोस में पोल्यूशन है तो वो आपके शरीर को अच्छे से डैमेज कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि पोल्यूशन होने से फेफड़ों पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी पड़ता है, नासिकाओं पे पड़ता है, दिमाग पे भी असर पड़ता है, आप इरिटेबल भी होते हो। तो ये जो है पास्ट इलनेस भी बताना जरूरी है, फैमिली हिस्ट्री भी बताना जरूरी है, और आप कहाँ किस एरिया में रहते हो अगर खास है तो उस चीज को मेंशन जरूर करिए, खास तौर से जब सांस की तकलीफ है या कुछ ऐसे रिलेटेड है। आपका जॉब क्या है? आपका जॉब अगर बैठने का है, चलने का है, तो कुछ बीमारियां पर्टिकुलर जॉब्स के साथ होती हैं। जैसे जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो उनको सर्वाइकल की और बैक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसी तरह जहां पे भी आप जॉब करते हैं वो उसको मेंशन कर दीजिए ब्रीफली। इन चीजों की बहुत डिटेल में जाने का ना तो आपको टाइम होगा ना डॉक्टर को होगा सुनने का, लेकिन अगर ब्रीफली मेंशन कर देंगे कि आपका जॉब सेडेंट्री है या आपका जॉब फैक्ट्री में है या आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, तो वो मेंशन करिए। नेक्स्ट होता है कि आपकी जो डिजीज, आपकी बीमारी अगर पुरानी है तो आपकी जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, वो एट रैंडम पूछने की बजाय अगर आप दो चार क्वेश्चन आप स्लिप पे लिख के ले आएंगे तो आपको शायद बेहतर आंसर मिल जाए। क्योंकि आज का एम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एम यही है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं ताकि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और आपके राइट्स क्या हैं वो भी मैं उस पर अभी मेरा, ठीक है ना। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर दीजिए डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से पहले कि आपको क्या पूछना है। ये नहीं कि चैम्बर से बाहर निकल के फिर आप वापस आ रहे हैं और दूसरा मरीज है और अंदर घुसा हुआ और आप बीच में डिस्कशन कर, ये बहुत बारी होता है। पूरा सारा टाइम मैं यही देखता रहता हूँ ओपीडी में जब घूमता हूँ, तो मरीज जो है एट रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डॉक्टर डिस्ट्रैक्ट भी होता है और हो सकता है आपको ठीक से गाइड नहीं करता। गूगल नॉलेज जो है, जो आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, गूगल इलाज या गूगल नॉलेज, ये हेल्पफुल भी है लेकिन ये डेंजरस भी है। हेल्पफुल ये है कि आपको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है, डेंजरस इसलिए कि गूगल में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी जो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। वो आपको नॉलेज जो है बायस नॉलेज देती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ले जाती है, बताती है कि इस चीज से आपको फायदा होगा। अब ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो गूगल नॉलेज को लीजिए लेकिन फिल्टर करके लीजिए। आप कोई भी टॉपिक डालेंगे गूगल पे तो आप देखेंगे पहले ही आप 5 से लेके 10-15 जो पोस्ट आती हैं वो उस पर लिखा होता है कोने पे एडवर्टाइजमेंट। उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट है, किसी कंपनी की तरफ से दी गई है और वो आपको पुश कर रही है एक पर्टिकुलर चीज को यूज करने के लिए। गूगल नॉलेज अगर किसी बीमारी के बारे में लेनी है तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस या ऐसे आदमी से लीजिए जिसने डिस्क्लेमर डाला हो कि मेरे को ये नोट लिखने में मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, तभी आप उस नॉलेज को कोट करिए, नहीं तो वो आपके लिए भी डिस्टर्बिंग होगी और डॉक्टर को भी डिस्टर्ब करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो गूगल नॉलेज लेना चाहते हैं उसको ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से, मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से लीजिए। ये किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गूगल पे आप कोई शब्द टाइप करते हैं तो एक सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और वो बायस होती है, तो वो डिस्टर्बिंग है।
और जब आप ऐसी चीज किसी डॉक्टर को कोट करते हैं तो वहां पे आपका पहला पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन शुरू हो जाता है डॉक्टर से, कि वो कहता है आप गूगल से इलाज करा लीजिए, आप मेरे को मत बताइए। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एज ए पेशेंट जा रहे हैं, डॉक्टर भी आपका दोस्त बन के रहना चाहता है, लेकिन अगर आप फ्रिक्शन शुरू कर लेंगे एट द पॉइंट ऑफ एंट्री तो शायद वो आपका दोस्त नहीं रहे और वो नुकसान भी करेगा। तो बेटर है कि गूगल नॉलेज को कोट नहीं करें, अगर है भी तो उसका प्रिंट आउट प्रॉपरली लेके आइए, क्या वो एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से है या नहीं है। प्रमोशनल साइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रमोशनल बहुत बायस होती है। और आप देखेंगे गूगल में जितना कंटेंट है 95% जो है वो प्रमोशनल है। हर कोई कोई अपने गाने का वीडियो प्रमोट करना चाहता है, कोई अपनी दवाइयाँ प्रमोट करना चाहता है, कोई किसी भी तरह की कोई चीज है उसको प्रमोट करने के लिए वो कुछ भी डाल देते हैं उसको, क्योंकि गूगल पे अपलोड करने के लिए या मैटर देने के लिए कुछ नहीं। इसी तरह यूट्यूब में भी कुछ भी डालने के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, अभी एक एक्ट आया है कि जिसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर किसी कोई दे रहा है, कोई भी कलाकार, एक्टर, तो उसमें उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनका पर्सनल उसमें क्या है। जी, अभी मैंने बात की कि आपको अपने डॉक्टर के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप रखना है और उसके लिए आपको कम्युनिकेशन जो है एक पर्टिकुलर में आप अगर ठीक से नोट्स बना के ले जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फाइल को रेडी करके जाएंगे, सीक्वेंस में रखेंगे कागज को, तो आपकी बीमारी की प्रोग्रेस को भी उसको मॉनिटर करने में हेल्प रहेगी। आपने एक कागज लगा दिया पिछले महीने का, उसके बाद आपने लगा दिया 4 साल पुराना कागज, उसके बाद आपने लगा दिया 1 साल पुराना कागज, तो सीक्वेंस जो है हर चीज नोट नहीं हो सकती उस शॉर्ट पीरियड में जो डॉक्टर आपको दे रहा है टाइम। आपकी बीमारी समझने के लिए आपको टाइम दे रहा है, उसमें हो सकता है उतना टाइम ना दे और फिर वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर होता है कि हम टेबुलेटेड फॉर्म में अगर हम जो लोग कर सकते हैं वो उसको करके ले जाए अपनी डिजीज को। डॉक्टर के चैम्बर में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश नहीं करिए, अगर करनी भी है तो परमिशन लेके इन्फॉर्म करिए कि करें। जैसे मैं आपका कोई वीडियो यूज करना चाहता हूँ या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ तो मैं आपसे पहले परमिशन लूंगा कि मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या भी है मैं अपना टीचिंग में या उसमें यूज कर सकता हूँ। इसी तरह आपकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब हॉस्पिटल में जाके कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो या विजुअल, तो आप पहले परमिशन लेंगे। बिना परमिशन के आप कुछ भी लेंगे तो एक तो रिलेशनशिप में हटाई आती है, बातचीत ढंग से नहीं होती है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, आपको भी आ सकता है, उनको भी आ सकता है। तो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश नहीं करें, ये बैंड भी है हॉस्पिटल्स में और कई बार हॉस्पिटल अथॉरिटीज फिर आपको प्रेमिसेस छोड़ने को कह सकते हैं। आपको अगर अपने डॉक्टर पे फेथ नहीं, देखिए रिकॉर्डिंग वाली स्टेज तभी आती या तो आपको याद नहीं रहता तो फिर आप कहते हैं डॉक्टर साहब ये इंस्ट्रक्शन से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको अपने डॉक्टर पे फेथ ही नहीं और आप इस तरह उसकी एक डॉक्यूमेंट वीडियो बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप डॉक्टर चेंज कर लें। अगर आपको डॉक्टर पे फेथ नहीं है तो आप डॉक्टर चेंज कर लें, बजाय इसके कि आप अननेसली हावी होने की कोशिश करें रिकॉर्डिंग करके या कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि हर कोई डिस्टर्ब हो। एक डॉक्टर के चैम्बर में इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं करें। ये पॉइंट रेलेवेंट है क्योंकि अभी मेरे पास परसों ही एक शिकायत आई कि एक रिटायर्ड आदमी सीजीएचएस का आधा घंटा हो गया चैम्बर छोड़ने को तैयार नहीं है और लाइन में पीछे 10 आदमी खड़े हैं, उसको परवाह नहीं है किसी। वो मेरे को ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी, मेरा ये कहाँ होगा, मेरा ये कहाँ होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रिसेप्शन काउंटर से मिलेगी। ये डॉक्टर्स आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि ये टेस्ट कितने बजे होगा, कितने का होगा और कहाँ पे होगा। आपको बता दें अगर शॉर्ट में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आधा घंटा आपका राइट नहीं है एक डॉक्टर के चैम्बर में किसी पेशेंट को टाइम स्पेंड करना और पीछे आधा घंटा पीछे 10 आदमियों की लाइन लगी। आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो आप करिए, लेकिन दूसरों की इनकन्वीनियंस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है एक क्वेश्चन को जब आप रिपीट कर रहे होते हैं बार बार डॉक्टर के चैम्बर में तो कहीं ना कहीं इरिटेशन आ जाएगी। आपके घर में भी बच्चे जब आपसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं एक ही बात पे तो आप लोग भी इरिटेट हो जाते हैं।
डॉक्टर्स भी इंसान है, काम कर रहे होते हैं, काम का प्रेशर होता है, मरीज का प्रेशर होता है, बीमारियों का प्रेशर होता है, सीरियस मरीज भी उनके अंडर होते हैं। तो आपकी ये जो बातें होती हैं कई बार उनको बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं, और फिर वो थोड़ी देर के लिए दे वांट टू टेक रेस्ट, कूल डाउन करने के लिए, ताकि वो बाकी मरीजों पे भी फोकस कर सके। अब ये जिम्मेदारी है, मैं एक बार आपको फिर पढ़ के भी सुना देता हूँ, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल NABH हॉस्पिटल है, तो उसमें गेट पे एक नोटिस लगा हुआ है, नोटिस का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर हैबिट्स, हेल्थ, पास्ट इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, एलर्जीज, करंट एंड पास्ट यूज ऑफ मेडिकेशन। यस, अब इसमें जो पॉइंट रह गया था जो मैं बोल रहा था कि आपकी पास्ट इलनेस के साथ साथ आप जो करंट मेडिकेशन भी ले रहे हैं वो लिखी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं पीले रंग की गोली ले रहा हूँ, मैं गोली सुबह शाम लेता हूँ, और ये सब बातें इरेलेवेंट है। योर मेडिकेशन शुड बी प्रॉपर्ली रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, या आपके प्रिस्क्रिप्शन जो है, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन है, वो सामने होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तभी आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली जाएगी। आप जितनी कंसेंट साइन करते हैं वहां पे हॉस्पिटल में जाके, अब मैं थोड़ा इंदौर पे भी जा रहा हूँ, कि जहां पे भी आप कंसेंट साइन करते हैं प्लीज उनको पढ़ लीजिए, उन पे जो क्वेश्चन पूछने पूछिए, तभी साइन करिए। बाद में कोर्ट में जाके ये मत कहिए कि मेरे से साइन करा लिया गया था और मैंने पढ़ा नहीं उसको। जैसे आप लोन लेते हुए एक एप्लीकेशन ना 10 पेज की आपको दे देते हैं, वहां भी आप साइन कर देते हो, और उसमें पता नहीं क्या क्या क्लॉज लिखे होते हैं। इसी तरह जो कंसेंट आप लेते हो, आप साइन करते हो, उसको भी ढंग से पढ़िए। और इसमें मेडिकल कंसेंट बहुत लंबी नहीं होती, अनलेस प्रोसीजर लंबा है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उसमें तो कई पेज की कंसेंट्स होंगी, यानी सहमति पत्र, अगर हिंदी में कहूँ उसको मैं। तो उनमें जो खास चीजें आपको जाननी है कि ये अगर आप इलाज या प्रोसीजर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, मेरे पास इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये भी आप पूछ सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि सर्जरी होनी है, तो आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये आपको हर कंसेंट में आपको पूछ लेना चाहिए, खासतौर से जब सर्जरी के लिए दे रहे होते हैं कंसेंट, तो ये पूछिए कि अगर और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब कई बार डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट जरा छोटी रखते हैं, पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो कभी एक्सेप्ट नहीं करिए कि सब ठीक हो जाएगा, हर चीज में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होती है। मेरा जवाब ऐसे मरीज जो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, तो मैं सड़क पार करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होते देखा है? एक सिंपल प्रोसीजर जो आप जिंदगी में 1000 बारी करते हो, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाए। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि कभी भी हर चीज 100% करेक्ट उसमें नहीं जाती है, और खास तौर से ह्यूमन बॉडी। देखिए आप लोग स्क्रीन पे जितने लोग हैं, हर एक की बॉडी का साइज अलग है, हर एक की एज अलग है, हर एक की फैमिली हिस्ट्री अलग है। तो कॉम्प्लिकेशंस भी अंदर से, जब हम पेट खोलते हैं, पिटारा खोलते हैं, पेट को हम पिटारा कहते हैं, उसको जब खोलते हैं तो उसमें सबकी शेप भी अलग अलग होती है, डिजाइन भी अलग अलग होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस किसी तरह भी हो सकती है। अब एक रूटीन सर्जरी है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में भी वेरिएशंस बहुत होती है, खास तौर से यहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है। तो वो डॉक्टर आपको बताएगा जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने से पहले कि ब्लीडिंग होना भी एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह ये आपकी राइट बनता है कि आप जानें कि क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो ट्रीटमेंट प्लान दिया गया उसको पूरा फॉलोअप करें। ट्रीटमेंट प्लान में आपको प्रोसीजर तो होता ही है, उसके बाद मेडिसिन लिखी जाती हैं, उसके बाद आपको प्रिकॉशंस दी जाती है। जैसे हर्निया का ऑपरेशन करने के बाद ये मना किया जाता था पहले कि सीढ़ी नहीं चढ़नी, पेट पे जोर नहीं लगना, नहीं तो हर्निया दोबारा होने का है, और ये कम से कम 6 हफ्ते तक आपको कहा जाता था कि ये काम नहीं करना। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया कि लेप्रोस्कोपी हर्निया रिपेयर होता है, तो उसमें हम कहते हैं सीढ़ी चढ़ लो, दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिपेयर अंदर से होती है, उसमें उतना नुकसान नहीं हो सकता है। तो ट्रीटमेंट प्लान को पूरा फॉलो करना है, और डाइटरी प्लान भी आपको लेना है।
हर अच्छे हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं डाइटिशियन का प्रोविजन होता है, और हर बीमारी, हर मेडिसिन के साथ डाइट का रोल आता है। तो डाइट को भी अच्छे से समझिए। किसी ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करने का आपका राइट है। आप अगर हॉस्पिटल में हैं और आपको एक पर्टिकुलर, जैसे आप लोग कई बार यूज भी करते हैं कि एंजियोग्राफी हुई और करना भी चाहिए, एंजियोग्राफी हुई और आपको रिपोर्ट्स में डाउट आ रहा है कि या आपकी सिम्टम्स उतने नहीं है या इमरजेंसी उतनी नहीं है, तो ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने का आपका राइट है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो जो आपकी कंडीशन में या डे टू डे बेसिस में जब राउंड हो रहा होता है, जो कंडीशन में चेंज है वो आपको प्रॉपरली बताना चाहिए कि ये कंडीशन में चेंज है मेरे, खास तौर से इस पर्टिकुलर टाइम। अब इसमें जो मेन होता है, जो चेंज आता है, जो आप नोटिस कर सकते हैं, एक तो होता है सांस में कितना आराम पड़ा है, दिक्कत है। दूसरा, दर्द में कितना आराम पड़ा है, कितना दिक्कत है। तीसरा, उठने बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है। ये मोटे मोटे जो चेंज होते हैं ये आपको बताएं। और एक्टिवली आपको ट्रीटमेंट में इंटरेक्ट करने का राइट भी है और ट्रीटमेंट जानने का भी हक है। अब आगे चलें अगर, तो जब भी कोई प्रोसीजर कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझने का आपको हक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पे करने की, ठीक है ना। तो ये आपका हक है कि आप जानिए कि क्या इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो, और ये पहले से ही जान लेना चाहिए, बजाय इसके कि जब प्रोसीजर हो जाए उसके बाद आप कहें कि मुझे तो खर्चा बताया नहीं। खर्चा बताया गया होगा, लेकिन वो बीमारी की चिंता में कई बार आदमी नोट नहीं करता है। बेहतर है कि राइटिंग में आप ले लीजिए कि ये क्या खर्चा होगा, ताकि बाद में खटपट खटपट नहीं, बाद में भी फॉलो अप करना है, रिलेशनशिप स्मूथ होनी चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं बड़ी कॉमन है। स्मोकिंग अलाउड नहीं है, शोरूम जाना अलाउड नहीं है, विजिटिंग टाइम्स होते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स होते हैं। अक्सर वार्ड में मैंने देखा है मरीज के बिस्तरे पे 4-4 लोग बैठे होते हैं, और कई बार तो मुझे पूछना पड़ता है कि मरीज कौन है तुम में से, तो कहते मरीज तो बाथरूम में गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर नर्स किसी को आगे चारों में से किसी एक को इंजेक्शन लगा देगी तो फिर हंगामा शुरू हो जाएगा। तो एक तो मरीज के बिस्तरे पे बैठना नहीं है, रिश्तेदार ज्यादा होने नहीं चाहिए। कोविड में जब आपको अपनी जान की पड़ी थी तब तो हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार को भी देखने नहीं गए, और वैसे रूटीन में हमारे समाज में प्रथा है कि आदमी घर में मरता रहे तो कोई उसको पूछने नहीं जाता है, और जैसे ही वो किसी छोटी सी बीमारी के हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं वो लाइन लगा के वहां पहुंच जाते हैं कि हम हॉस्पिटल में हाल पूछने आए। वेरी बैड, आई वुड से, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके इन्फेक्शन लेके भी आ रहे हैं वहां से और वहां पे दे के भी आ रहे हैं। तो अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं करनी है हॉस्पिटल में। अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाए, ये नहीं कि टाइम आपने 10 बजे के लिया 12 बजे जाए। और आपको जब एडमिशन के लिए या किसी प्रोसीजर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि खाली पेट आना है और इतने बजे आना है, तो कृपा करके उस टाइम पे पहुंच जाइए और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए खाली पेट। आपकी सर्जरी 11 बजे की प्लान है, आपको सुबह 8 बजे आने के लिए कहा है, आप वहां पे पहुंचते हैं 10 बजे, आपका नंबर डिस्टर्ब हो सकता है वहां पे सर्जरी की सीक्वेंस। टाइम से जाइए, अपना बिजी पर उस एक दिन के लिए जिस दिन आपकी सेहत का कंसर्न है, उस दिन के लिए आप अपना बिजी जो शेड्यूल है उसको कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। खाली पेट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और प्रोसीजर से पहले अगर आपको कहा गया है खाली पेट आने का, कारण है कि जब किसी प्रोसीजर के लिए आपको नींद की दवाई दी जाती है या बेहोश किया जाता है, तो उल्टी आने पर अगर आपने आती है तो वो खाना आपके फेफड़ों में चला जाएगा, और फेफड़ों में जाने के बाद वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन करता है कि कई बारी मरीज को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जो चीज नहीं समझ में आई जाने से, मैं कि शेड्यूल लेने से पहले पूछ लीजिए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता। एक छोटा सा प्रोसीजर होना था, रजौरी गार्डन का था। तो लेट आए, 8 बजे आना था, 10 बजे आए। तो खाली पेट आए, हाँ खाली पेट आए। लेट क्यों हो गए थे? गुरुद्वारे चले गए थे। ठीक है, चले गए थे।
अब मेरे को भी मजाक सूझा, मैं कड़ा खाया, हाँ जी कड़ा, प्रसाद तो लिया जी, प्रसाद तो मना नहीं किया था आपने, आपने खाली पेट रहने को कहा। अब देखिए वो प्रोसीजर हमें 3 घंटे पोस्टपोन करना कि ठीक है ईश्वर में आस्था है, लेकिन जो मेडिकल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करिए, उनको इग्नोर नहीं करिए, वो आपकी वेलबींग के लिए दी गई है। पानी पीना अलाउड है तो ये आप पहले दिन पूछ के जाएंगे, ये नहीं कि आप पी के आ गए और उसके बाद आप बताएंगे कि मैंने पानी भी पी लिया अभी आधा घंटा। बहुत डेंजरस कंडीशन है ये। और एक कई बार आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि छोटे से प्रोसीजर के लिए गए थे और हमारा मरीज वापस नहीं आया, अखबार में कई बार न्यूज आती है। उसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक पिछली बीमारी के बारे में नहीं बताया, दूसरा खाली पेट रहने की जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो फॉलो नहीं, तो एक बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो जाती है उसकी। और मेरे साथ भी हो चुका है, पेशेंट आया, मुंह में सिक्का, पेट में गले में सिक्का फंसा हुआ था, निकालना था, जितनी हिस्ट्री है मैं उस इमरजेंसी में से सांस फूट रहा था, और पेशेंट जब नीला पड़ गया एकदम, रिवाइव तो हो गया, सब ठीक हो गया, तो मैंने कहा इसको कुछ और बीमारी भी थी जो आपने नहीं बताई। हाँ इसको हार्ट के अंदर छेद है। अब इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये जो हिस्ट्री थी छिपा ली गई मेरे से, तो एक बड़ा इसका रिपरकशन बहुत हो सकते हैं। कोई हॉस्पिटल के अंदर हथियार लेके, अल्कोहल लेके जाना अलाउड नहीं, आपकी सामान की जिम्मेदारी आपकी। बहुत बारी हॉस्पिटल का टाइम वेस्ट किया जाता है इसलिए कि आप कुछ लाए थे, मोबाइल फोन, पर्स, और वो आपने कहीं छोड़ दिया और अब आप हॉस्पिटल को चाहते हो कि वो आपको ढूंढ के दे। दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ द मैनेजमेंट टाइम, और एम्प्लॉय सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप उनको एलेज करते हो कि आपने मेरी ये चीज ले ली, गलती आपकी थी। रिकॉर्डिंग्स देखी जाती हैं तो कई बार ही पता चलता है। एक बार तो हमने मरीज को दिखाया कि तुम जब गेट से बाहर निकल रहे हो मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में था, तो तुम कह रहे हो कि मोबाइल हमने हॉस्पिटल में छोड़ा है, ये देखिए गेट के रिकॉर्डिंग में तुम्हारे लेफ्ट हैंड में मोबाइल है। तो मोबाइल उसने ऑटो रिक्शा में छोड़ा था लेकिन वो हॉस्पिटल को डिस्टर्ब कर रहा है। अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट आपको खुद अपने साथ रखनी है। प्लीज डोंट लीव इट इन ऑन द हॉस्पिटल कि वो उनको संभाल के रखेंगे। आपके टेस्ट हो गए, आपको हैंड ओवर किया गया, आप उनको अपनी फाइल में, ये मत कहिए हॉस्पिटल को आके कि आप मेरा पुराना रिकॉर्ड निकाल के, इससे वेस्ट ऑफ टाइम, और ये कोई बहुत अच्छा वो रिलेशनशिप नहीं बनाता है। आपको कोई कंप्लेंट है हॉस्पिटल से या डॉक्टर से तो मैनेजमेंट में जो भी आदमी है आप उनको जाके बता सकते हैं कि आपकी शिकायत है या ये ऐसी चीज है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं, तो वट एवर रिडर्सल कैन बी डन शुड बी डन। फीडबैक देना आपका राइट है कि आपको कैसा फील हुआ है, क्या आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, लेकिन हर चीज एक लिमिट में रहनी चाहिए। अब कोई ऐसा कहे कि मैं जिस जगह खड़ा था वहां पे पंखा नहीं लगा था, दूसरी जगह पंखा लगा था, अब ऐसी कंप्लेंट के लिए एक आदमी मेरे चैम्बर में आके 10 मिनट वेस्ट करके गया। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरेंस में जो डिफरेंस है उसको हम लोगों को मिनिमाइज करने का एज ए पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मिनिमाइज किया जाए। पेशेंट की बीमारी के बारे में जानकारी लेना आपका हक है, ये आपका राइट है पेशेंट की बीमारी के बारे में, लेकिन हर जो रिश्तेदार आता है उसको बीमारी की डिटेल्स नहीं दी जा सकती। ये दोनों चीजें दो तरीके से गलत है। एक तो पेशेंट की बीमारी उसकी प्राइवेसी है, वो हर एक को नहीं बताई जा सकती। कोई भी रिश्तेदार आ जाए और चिल्लाने लग जाए कि मुझे अब ये बताइए, तो मेडिकल स्टाफ अपना काम छोड़ के आपको एक्सप्लेन करने लग जाएगा, गलत होगा। एक आदमी या 2 आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि डेली डॉक्टर से ब्रीफिंग लें कि मेरे मरीज की कंडीशन कैसे चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इट कैनॉट बी गिवन टू द होल फैमिली ऑफ 10 और 50। आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन लोगों की आशाएं होती हैं कि जो भी हॉस्पिटल में आए सडनली वो आए और दमदमाता वो अंदर आए और वो डॉक्टर से कहे आप मरीज बाकी को छोड़ दो, पहले मुझे बताओ मेरे मरीज का क्या हाल है, और नहीं तो फिर जाके बाहर बोलते हैं हमें तो कोई बता नहीं रहा है कि हमारे मरीज का हाल क्या है। रेलेवेंट आदमी एक ही होता है, घर में 1 या 2 होते हैं जो समझते हैं इसके बारे में। पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेना आपका हक है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन किसको देनी है ये
शुरू में डिसाइड होना चाहिए कि हु विल बी द पर्सन इन कांटेक्ट विद द डॉक्टर और हॉस्पिटल हु विल गेट द इंफॉर्मेशन। तो इसके अलावा प्राइवेसी आपका राइट है, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके प्राइवेट है। एग्जामिनेशन करते हुए आपकी डिग्निटी को मेंटेन करना हॉस्पिटल का ड्यूटी है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क फॉर इंटरप्रेटर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई किसी भी भाषा में समझा सकता है, नहीं आता, आपकी कुछ पर्सनल वैल्यूज है कि आप ये नहीं चाहते तो वो आप पहले से इन्फॉर्म कर दिए, बजाय इसके कि जब वो हो जाए फिर कंप्लीट करें। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी प्राइवेसी रखना डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट आपके लिए डिसाइड करता है, मैंने आपसे कहा कि जब कंसेंट देते हैं तो उस वक्त ध्यान से सुनिए, और उस ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करना या उसको समझना ये आपका राइट है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको है, इसके अलावा और भी कई चीजें होंगी, लेकिन कंसेंट साइन करते हुए उसको ठीक से पढ़िए। और उसमें जो मैंने कुछ चीजें बोली ना कि नहीं अगर इलाज कराएंगे तो क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा, ये। अब थोड़ा समय और उस पर जाना चाहता हूँ, इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला और होता है, इलाज करने वाला और होता है, इंश्योरेंस के पैसे देने वाला और होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए जरा, क्योंकि आजकल 60% मरीज जो है वो पॉलिसी के साथ होते हैं। अब वो जो पॉलिसी देने वाला है वो आपको अपना सामान बेच रहा है क्योंकि उसको कमीशन देना। वो आपको कई ऐसी गलत चीजें भी बताएगा कि आपका ये भी पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हर पॉलिसी में कुछ क्लॉजेज होते हैं कि इन बीमारियों का इलाज 2 साल बाद आपको मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। और पहले साल की जो पॉलिसी होती है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए। 10 साल पुरानी बीमारी के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले साल पॉलिसी में आपको ट्रीटमेंट का पैसा नहीं देगी। तो वो जब रिफ्यूजल होता है, ये बात आप समझ लीजिए, वो जब रिफ्यूजल होता है तो फिर आप परेशान होते हो कि मैं तो इस खर्चे के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे खटपट शुरू हो जाती है हॉस्पिटल के साथ। इसी तरह कई बार आप लोग हिस्ट्री गलत दे देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने डायबिटीज की हिस्ट्री अपनी पॉलिसी में नहीं लिखवाई है, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर को जरूरी है कि वो अगर आपको डायबिटीज है तो उसका ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज कई बार डिनाई कर देती हैं। तो अगर इन चीजों को आप पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो समस्या नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो मैंने कुछ मोटे मोटी चीजें आपको बता दी हैं। मेडिकल रिकॉर्ड आपका हॉस्पिटल में रिटेन किया जाता है 2-3 साल के लिए, लेकिन उसके बाद अनलेस देयर आर स्पेशल रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड आपका रिटेन नहीं किया जाता है। ये मत सोचिए कि लाइफ लॉन्ग आपका हॉस्पिटल रिकॉर्ड वहां पर रहेगा, एक्सेप्ट बारिंग में सर्टेन कंडीशन, जैसे मेडिकल लीगल केस है या डेथ है या कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई है, पुलिस केस है, ये रिकॉर्ड 2 से 3 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ऐसा मिनिस्ट्री की भी ऑर्डर। आपको हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है तो हॉस्पिटल भी ये राइट रखता है कि आपको दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दे जहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए। झगड़ा करने पर हॉस्पिटल में या डॉक्टर के साथ, ये डॉक्टर का अभी जो नया एक्ट आया है उसमें ये उसका राइट है कि वो रिफ्यूज कर दे आपको ट्रीटमेंट, कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप प्लीज कहीं और चलिए। तो ये कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था पब्लिक से। 1 to 1 तो कई बार डिस्कस हुई है ये चीजें, पर प्लेटफॉर्म पे कभी कभी मौका मिलता है बताने का। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे दीज थिंग्स टू यू। आप लोगों को ये चीजें समझा पाया हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट है आपके इलाज में, हॉस्पिटल के साथ एक मधुर संबंध रखने में या डॉक्टर के साथ मधुर संबंध रखने में, आपके इलाज में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इनका प्लीज ध्यान रखिए। हम हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर कोई भी जान के
मरीज का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना पहुंचाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप होता है, या हपड़ा दपड़ी में कोई चीज नहीं बताई गई, जान के कोई नहीं करना चाहता। हाँ, कहीं ना कहीं कई बार गड़बड़ होती है। जैसे अभी आप कल देख रहे होंगे परसों से कि इंग्लैंड में एक नर्स ने जान के 7 बच्चों को मारा। दीज आर सीरियस इश्यूज। यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसकी नर्स की रही, और इंग्लैंड जैसे स्मूथ वर्किंग हेल्थ केयर सिस्टम में भी, उनका सिस्टम बहुत स्मूथ है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने में 8 साल लगे। तो फाइनली उसको पनिशमेंट हो गई है और अरेस्ट भी हो गई है। लेकिन अदरवाइज रूटीन में कोई भी आदमी जान के किसी का नुकसान नहीं करता। आप भी नहीं करते हो किसी का नुकसान, लेकिन डॉक्टर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मरीज का इलाज करना। बाकी आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो पूछिए इस विषय में। अनिल जी या दीपचंद जी कोऑर्डिनेट करते हैं, सरोज जी आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए जो इनके प्रश्न हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका सत्र था और काफी रिलेवेंट और व्यवहारिक इंफॉर्मेशन आपने दी है। और आपकी इंफॉर्मेशन तो इसलिए भी बहुत ही ऑथेंटिक है क्योंकि आप स्वयं डायरेक्टर हैं 2 हॉस्पिटल्स के, तो रेगुलर बेसिस पर आप इन चीजों को डील कर रहे हैं। आप में से कोई प्रश्न करना चाहें? प्रश्न तो इन बातों पर बहुत हो सकते हैं क्योंकि रोज ही आप लोगों को भी इन समस्याओं से जूझना पड़ता है और डॉक्टरों को आपकी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आप में से कुछ अगर प्रश्न करना चाहें तो जरूर बताएं। डॉक्टर साहब ने इतने अच्छी जानकारी दे दी कि मेरे ख्याल से सारे लोगों के क्वेश्चन तो वैसे ही दूर हो गए हैं। नहीं, डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई हाँ, बात तो नहीं ले, परंतु सामान्यतः इसमें समस्याएं है। जैसे अभी इंश्योरेंस की बात कही डॉक्टर साहब ने, तो ज्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं और फिर उतनी जो है टेस्ट वगैरह लिख देते हैं जिससे कम से कम इंश्योरेंस का उसका पैसा सारा चला जाए। इसलिए लोगों को हमेशा ये, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो इंश्योर्ड हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो मेडिकल किसी भी हम उसमें जाते हैं तो उसमें अगर वो 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, जो भी है, तो हमें लगभग सारा इंश्योरेंस का पैसा वो ले लिया जाता है। और टेस्ट अगर मतलब रिक्वायर्ड नहीं भी है तो टेस्ट दिया जाता है। ऐसे एक बात ये है। दूसरा ये है कि जो आपने कार्डियोलॉजी की बात कही कि कुछ जो ऐसे अब वो करना है या नहीं करना, कितनी ब्लॉकेज है, तो बहुत सारे लोग अब ये इसमें परसेप्शन का डिफरेंस हो सकता है। ये मान लेते हैं कि उनको कह दिया गया कि आपको ये करवाना है प्रोसीजर और बाद में उस प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं थी, या तो ऐसी जो शिकायतें आती हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या अनुभव है? आपने 2-3 बातें जोड़ ली। पहले हम कार्डियोलॉजी वाली ले लेते हैं जो लास्ट आपने। कार्डियोलॉजी में देखिए ये समस्या है कि पेशेंट अक्सर इमरजेंसी में आता है और हमारे बीच में कुछ गलत तत्व हैं जो इस चीज को यूज करते हैं। देखिए, अगर आप इमरजेंसी में एक्यूट पेन में गए तो उस वक्त तो कई बार लाजमी होता है कि स्टेंट डाला जाए, नहीं तो वो बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाएगा, हार्ट बंद भी हो सकता है और या फेलियर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप रूटीन में एंजियोग्राफी हुई है तो अक्सर आपको टाइम दिया जाता है ये सोच के बताने में, सलाह करके कि, या किसी आप वो सीडी की कॉपी ले सकते हैं या पेन ड्राइव में ले सकते हैं उसको, और जाके किसी को दिखा लीजिए कि ये मेरा हार्ट की जो ब्लॉक होने की है समस्या 2 लेवल पे हैंडल होती है। एक होता है मेडिकेशन, ऑप्टिमल मेडिकेशन, और उसके बाद भी अगर मरीज की उसको रिलीफ नहीं मिलता है तो स्टेंट की नौबत आती है। कई बार ब्लॉकेट जब 90-95% होता है तो स्टेंट की जरूरत होती है, 70% पे आमतौर से जरूरत नहीं होती। लेकिन ये चीजें डॉक्टर से आप सलाह, अगर आपको डॉक्टर पर फेथ नहीं है तो आप दूसरी जगह जाके सलाह कर लीजिए, इसमें कोई आपका राइट है। फिर आ जाती है इंश्योरेंस में टेस्ट की बात।
देखिए, आदमी का पास्ट एक्सपीरियंस उसका करंट बिहेवियर तय करता है। ये हर चीज पे मायने रखता है। आपने पिछली बारी खाना कैसे बनाया था, उसका क्या रिएक्शन आया, और इस बारी बनाएंगे तो कैसा उसको पिछली रिएक्शन है। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये हर टेस्ट का पैसा नहीं देती और वो फिल्टर कर देती हैं, और खर्चा करने के बाद भी वो हॉस्पिटल को डिनाई कर देती हैं। जो हमारा उनसे अक्सर झगड़ा चलता रहता है कि मरीज कहता है मेरे को 15 दिन से सिर में दर्द है, आप सीटी स्कैन करो, और इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी सिर दर्द के लिए आपको सीटी स्कैन कराने की, एमआरआई कराने की जरूरत क्या है। तो ये जो खर्चा हॉस्पिटल कर चुका होता है, ये डिनाई हो जाता है, फिर ये मरीज को पे करना पड़ता है। मरीज के रिश्तेदारों और मरीज की परसेप्शंस में डिफरेंस होता है। यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन दो चीजों ने हेल्थ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मैं कहूंगा। एक कंज्यूमर एक्ट और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में पास्ट हिस्ट्री आप छुपाते हैं, जरूरत से ज्यादा टेस्ट उन चीजों को निकालने के लिए या उसको बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए करवाते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं आप कंफर्मेशन दो तभी हम एडमिशन करें का पेमेंट करें। और अगर आपके टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट को डिनाई भी करती है। तो ये एक फैक्टर आता है। फिर आपकी पॉलिसी में कई और फैक्टर्स होते हैं। को पेमेंट का फैक्टर होता है। आपको भी जब टेस्ट डिमांड करते हैं, अक्सर 20 से 40% को पेमेंट का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि को पेमेंट में कहीं आपकी जरूरत से ज्यादा टेस्ट तो नहीं हो रहे। और आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट अगर हम नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान होता है या क्या मिस करें। यही दो प्रश्न थे आपके, अनिल जी। जी 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 डॉक्टर साहब। तो ये जो टेस्ट है ना, मैंने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जब मेडिकल उसमें आया तो एक बहुत डिफरेंस आया। मेरी भी अप्रोच चेंज होगी मरीज की तरफ। मरीजों के लिए मुझे मालूम है, मैंने ये एक्ट आने से पहले मरीजों को बिल्कुल मरते मरते भी ऑपरेशन टेबल पे लिया है और उनको निकाल लिया है। अब मैं 10 कंसेंट पहले साइन कराता हूँ, सोचता हूँ इसको कहीं और भेज दूं या करूं या नहीं करूं, नहीं तो ये मेरे गले का जंजाल तो नहीं बन जाए। आपको कंफर्ट में रहने का राइट है, डॉक्टर को भी कंफर्ट में रहने का राइट है। ओवर टेस्टिंग शुरू हो गई थी उसी दिन से जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया कि आपने ये 1000 में से 1% ये चांसेस थे, तो आपने इसके लिए टेस्ट क्यों नहीं कराया। तो जिस डॉक्टर ने ये फेस कर दिया वो अगली बारी टेस्ट जो है वो जरूर लिख देगा उसको। जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट एक्सपीरियंस मॉड्यूलेट्स माय करंट बिहेवियर। जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो मेरे करंट बिहेवियर को चेंज कर देगा। अभी एक बात और रह गई है लास्ट में कहने के लिए, आप लोग पहले अपने प्रश्न पूछ लीजिए फिर मैं कहूँ। जी एक प्रश्न मुझे पूछना है डॉक्टर साहब, पूछ सकता हूँ? अवश्य अवश्य। मैं डॉक्टर विजय आनंद बोल रहा हूँ। जी ये जो एक शब्द है मेडिक्लेम, जी ये मेडिक्लेम कहाँ तक उचित से कराना? क्योंकि मैंने देखा है कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको एक फैसिलिटी मिलती है, और मेरे कई मित्र हैं जो उसका लाभ लेने के लिए जबरदस्ती उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन कर दिए और वो आज घर में पड़े हुए हैं। तो डॉक्टर भी पहले पूछते हैं कि आपका मेडिक्लेम है या नहीं है। तो अगर मेडिक्लेम है तो उनका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, नहीं है तो ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो ये मेडिक्लेम कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, बताएं। देखिए, मेडिक्लेम लेना आपकी कन्वीनियंस है। आप इमरजेंसी में अपना पैसा नहीं देना चाहते हैं या ट्रीटमेंट में, और आप एक पॉलिसी लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से पॉलिसी लेके बैठे हैं और उन्होंने क्लेम नहीं किया। ये एक दुधारी तलवार है। आपको लगता है कि डॉक्टर शायद पैसा लेने के चक्कर में कर देता है, और आप लोग कंसेंट इजीली साइन कर देते हो कि मुझे कौन सा पैसा देना, कंपनी वाले दें। मेरे पास ऐसे भी मरीज आए कि पेशाब में खून आ रहा है, डॉक्टर साहब भर्ती कर लो। मैं कहा भर्ती क्यों कर लूँ, मैंने ये टेस्ट जो तुमने कराया 40 रुपए का था, मैं भर्ती करूंगा
अब तुम्हारा बिल जो है एडमिशन का भी आएगा और टेस्ट का भी आएगा, और तुम्हारी कंपनी ये सारा डिनाई कर देगी, मैं तुम्हें 99% कह रहा हूँ, फिर तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से उस मरीज को समझाया कि तुम ये टेस्ट जो तुम्हें 2 और लिख रहा हूँ पहले ये करा लो, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो भर्ती करो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा देखो अदरवाइज 2,500-3 हजार रुपए का बिल बन जाएगा एक दिन का, 4,000 रुपए का। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आजकल तो एक दिन में 2,500-3 हजार का बिल नहीं बनता है। तो बड़ी मुश्किल से वो माना। मैंने कहा तुम अननेसली 200 रुपए बचाने के चक्कर में तुम इंश्योरेंस कंपनी से तुम सोच रहे हो कि तुम 5,000 रुपए ले लोगे। तो ये इट वॉज द ग्रीड ऑफ द पेशेंट कि मैं भर्ती हो जाऊं तो मुझे और भी बहुत टेस्ट हो जाएंगे। कई बार लोग भर्ती इसलिए होते हैं कि उनको सीटी स्कैन कराना है, कई बार भर्ती इसलिए होता है कि उनको एमआरआई कराना है। डॉक्टर प्रोफेशन को राइट ऑफ ट्रीटमेंट जो रिफ्यूज करने का है वो आपका है। आप कोई भी टेस्ट नहीं करवा सकते, ये आपकी इच्छा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये इस चीज में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है कि दूसरा क्या कर सकता है, क्या चाहिए उसको, क्या तकलीफ है, कितनी सीरियस तकलीफ है। फिर हमारी एक समस्या है कि सीजीएचएस और ईसीएचएस के मरीज हॉस्पिटल में जब भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना है, तो वो डिस्चार्ज लेने को तैयारी, घर जाने को तैयार। तो हम एक बारी हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग थी, जॉइंट सेक्रेटरी से मीटिंग थी। डॉक्टर साहब आप मरीज को ज्यादा देर रखते हो। मैंने कहा मैं अगर बोलूँ इसको इस तरह कि आपका मरीज आता तो है पर जाने को तैयार नहीं, मेरे को बिस्तर चाहिए, वो बिस्तर खाली नहीं करता है। बाकी पेशेंट्स को देखिए, इंडिया में ओवरऑल बेड शॉर्टेज है। अगर मरीज जो बिस्तर खाली नहीं करेगा तो दूसरे मरीज को कैसे होगा। इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देने में 6-6, 8-8 घंटे लगाती हैं। वो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाता है मरीज और हॉस्पिटल के बीच में। वहां पे वो आदमी बैठा, वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उससे आपने उससे पैसा लेना, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे बेड चाहिए, अगला मरीज मेरा वेट कर रहा है, ट्रॉली पे पड़ा है। तो ये एक दिक्कत है। फिर सीजीएचएस के मरीज में मैंने बहुत बारी देखा है कि बूढ़े माँ बाप को जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, 4-4 दिन शक्ल देखने नहीं आते। पूछो आए नहीं थे आप, डॉक्टर साहब आपके पास नंबर तो था, कुछ होता तो बता देते आप। ये ह्यूमन बिहेवियर का वर्स्ट एस्पेक्ट जो है मैंने देखा है। दिस इज द वर्स्ट a person behaves when they don't have to make the payment themselves. जी, और कुछ पूछिए। जी कर्नल साहब आप कुछ पूछना जी चाहते थे? डॉक्टर साहब वेरी वेल कवर, बट जो आप बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन पेड वर्क करके, होमवर्क करके जाना चाहिए। व्हाट आई फाइंड दैट अगर पुराना पेशेंट है तो उसकी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर्स पहले ही पूछ करके पहला नोटिंग बना करके वो दे देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपका तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। मेरा ये था कि जब हम जाते हैं आपके हॉस्पिटल में तो वहां पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें उस फॉर्म में हर एक आदमी अपना जो है पुरानी हिस्ट्री भर दे और उसको लेकर के फिर डॉक्टर के पास जाए, सो दैट डॉक्टर का टाइम बच जाया करे, बिकॉज इसी दैट इज प्रेशियस। अदरवाइज जनरली होता ही है कि डॉक्टर पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चन होता है, नहीं पता होता है। तो वो अगर फॉर्मेट आपके हॉस्पिटल में हो तो आई थिंक, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट, आई हैव नेवर बीन, बट इफ इट इज देयर दैट्स वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन एक और है जो मैं बाद में ही पूछूंगा, इसका मैं सजेशन में आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए ये फॉर्म आपको एडमिशन जो भी आते हैं उनको एक स्लिप दी जाती है, पिंक स्लिप है वो, उस पर वो अपना नाम वगैरह सब लिख के देते हैं और सब टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। क्योंकि ये भी एक समस्या रही है कई बार कि मरीज आता है, नाम एक बताता है और थोड़ी देर बाद किसी और के नाम से क्लेम लेना आता है, नाम चेंज करना चाहते हैं। पैसे का खेल है, लक्ष्मी महान है, तो आदमी अपना नाम भी बदल लेता है। और दूसरे अभी पीछे एक आ गया कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो मेरा कर दो और नाम मेरा रिश्तेदार का लिख दो, क्योंकि उसके पास पॉलिसी 5 साल पुरानी है। तो ये देखिए रोज का खेल है, हम तो देखते हैं। अब इसमें तो हंसने की भी नौबत नहीं आती है, गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए जो डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल का होगा वो हॉस्पिटल में रहेगा,
आपकी बीमारी अगर पुरानी है तो बेहतर होगा आप अपनी फाइल में अपनी पास्ट हिस्ट्री की एक समरी रखिए। उसके आगे डॉक्टर्स फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे। हर एक की बीमारी अलग होती है, तो आपकी बीमारी है, बेटर होगा कि आप रखें उसमें। लेकिन अगर किसी को कागज चाहिए, प्लेन कागज, तो वो मैं दे दूंगा, तो वो दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको अपनी बीमारी, अब मान लीजिए किसी की हड्डी 4 बारी टूटी है, तो वो फॉर्म में इतने कॉलम नहीं होंगे। और मरीज को ये भी मैं बता दूं, हमने एक प्रोविजन किया था कि ओपीडी स्लिप को स्कैन करके उसका हम रिकॉर्ड रखें। तो दिखाने से पहले मरीज ने आधा घंटा 1 घंटा पहले वेट किया, दिखाने के बाद वो पर्ची को स्कैन कराने के लिए 30 सेकंड्स देने को तैयार नहीं। 90% पेशेंट्स रिफ्यूज कि हमें जाना है, जल्दी है, हम नहीं रुकना चाहते हैं। अब रिकॉर्ड तो हम उनका मेंटेन करना चाहते थे अपने, बट दे रिफ्यूज्ड। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, डॉक्टर साहब आपने बताया था कि आपका घर बहुत अच्छा बना है और आप इसको दिखाएंगे, पता नहीं हाउ आर यू शोइंग इट? हाँ नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा, मैं बैठा ही वहीं पे हूँ, तो अभी घुमा दूंगा मैं अपना आईपैड। और लेकिन एक और कुछ बार अगर क्वेश्चन है? एक बार किसी और के क्वेश्चन हो तो कर्नल साहब हम पूछ लेते हैं, बस एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो उसको फिर समाप्त करते हैं। फिर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा भी था, जैसे कि आदमी जब कभी हॉस्पिटल में जाता है, यदि उसको मरीज को भर्ती करना होता है, तो ये रेयर केस ही होते हैं किसी के पास भी जिंदगी में, या 2 या 3 4 बार कभी वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या कुछ होता है, तो यदि वो अकेले में है और इतने सारे डॉक्यूमेंट वहां पर हॉस्पिटल देता है और साइन कराते रहता है, आप कहते हैं कि आप उसको अच्छे से पढ़ लो, लेकिन वो उस हालत में भी नहीं होता है कि वो अच्छे से पढ़ सके, तो इसमें से मेन मेन चीजें क्या क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए जिसमें साइन करने से, क्योंकि वहां पर तो टीपीए वाला पेपर लेकर के आता है और वो कहता है कि यहाँ पर टिक लगा दो, यहाँ पर टिक लगा दो, क्योंकि पीछे भी लाइन लगी होती है, तो इतना उसके पास वक्त नहीं होता है कि वो पढ़ ले, तो लेकिन फिर भी उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जो चीज मेन है उसको किसी भी प्रोसीजर के लिए जो कंसेंट देनी है उसको ध्यान से पढ़ें। जो मैंने बोला कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या अल्टरनेटिव है अगर वो प्रोसीजर नहीं कराता है, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जानना कि अल्टरनेटिव क्या है उसके पास। ठीक है, और साइन करने से पहले ब्लाइंडली साइन नहीं करिए। मैं समझता हूँ कई बार आदमी प्रेशर में होता है, और प्रेशर में होने से वो पढ़ता नहीं है डॉक्यूमेंट। यदि केस ठीक ठाक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गया, तब तो फिर तो ठीक है, यदि कोई ऐसी बात हो जाती है तो तब उसको दिक्कत आती है, तब मैं देखता हूँ कि वो फैमिली जो है बहुत परेशान होती है वो ऐसी जगहों पर, और चूंकि वो साइन कर चुके होते हैं। हाँ देखिए, डिटेल्स लेना अपनी ट्रीटमेंट की आपका राइट है, आपको प्रॉपर समरी देना हॉस्पिटल की ड्यूटी है, और उसी के बेसिस पे आपको अगर प्रॉब्लम भी है, कोई कॉम्प्लिकेशन, तो मैंने कहा कहीं पे भी आ सकती है, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इमरजेंसी में भी यूज होता है, रूटीन में भी होता है, लेकिन कम्युनिकेशन शुड बी एट द बेस्ट, क्योंकि सेहत आपकी इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी। और एग्रेशन जो है हॉस्पिटल में, जो मैंने कहा था ना, एक बात मैं लास्ट में बोलूंगा कि हॉस्पिटल में एग्रेशन, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना एक ऐसा अपराध है जिसमें दिल्ली में तो खासतौर से इफेक्ट है, और भी बहुत सारे स्टेट्स में है कि 3 साल की सजा हो जाएगी, नॉन बेलेबल वारंट। तो आपको जो भी कम्युनिकेट करना है, वायलेंस के साथ नहीं करना है किसी को। और बाकी तो जो एक्ट्स लगने हैं आईपीसी की, या अभी नया आ जाएगा भारतीय न्याय संहिता, तो वो है। तो ये नोटिस भी लगे हुए हैं हर हॉस्पिटल में, लेकिन क्या होता है कि एट टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग में या कहीं पे गलती भी होती है, तो आदमी एग्रेसिव हो जाता है। तो एग्रेसिव नहीं होइए, आप अपनी बात कम्युनिकेट करिए। यू हैव अदर रेमेडीज ऑल्सो। वायलेंस होते ही एक डिफरेंट माहौल था। थैंक यू सर। जी, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको प्रेम सर भी जुड़े हुए हैं, यदि कौन कौन? प्रेम श्री जी। प्रेम प्रकाश जी? जी सर, वो पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, प्रेम प्रकाश जी पूछिए, सिंगापुर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो सिंगापुर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो जो डॉक्टर है, कंसेंट फॉर्म के जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं
वो आपको कंसेंट लेने से पहले समझाता है। उसकी जिम्मेवारी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑल्टरनेटिव क्या है और क्या मतलब इसमें क्या किस तरह के रिस्क हैं, वो आपको डेफिनेटली बताएगा, either in the consultation itself before putting you on to that procedure, और फिर उसके बाद आप सोच समझ के आपको निर्णय लेने का समय देगा। तो उसके बाद जब कंसेंट लेते हैं तभी वो कंसेंट मानी जाती है। तो ये एक प्रैक्टिस है सिंगापुर के अंदर। यहाँ पे चाहे वो देर आर एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, बट 99% केसेस के अंदर कंसेंट लेने से पहले डॉक्टर खुद, ये नहीं कि कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी और एनीथिंग लाइक, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर और द सर्जन एज द केस में बी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी यही है। और इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसके लिए वर्ड जो यूज किया गया है कि इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट को ठीक से बताना चाहिए कि उसका क्या इन्फॉर्मेशन। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने दवाई लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरी वाइफ को फोन किया, स्पेसिफिकली टाइम लेकर के उनसे बात करी कि भैया दवाई लेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है, दवाई नहीं लेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, कम्युनिकेशन एंड सो मेनी इफ्स एंड बट्स। ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे सिंगापुर में एक भी है कि जब भी ऐसे होता है तो डॉक्टर आपके लिए कुछ मिनिमम टाइम एलोकेट करता है। जब भी कोई कंसल्टेशन डॉक्टर लेता है तो आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए कुछ मिनिमम टाइम एलोकेट किया जाता है, चाहे वो 10 मिनट का समय हो। लेकिन कई जगह क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं वो 10 मिनट तक इमोशनल बात ही करते रहते, रादर देन मुद्दे पे आने से पहले वो अपने घर की कहानी सुनाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो वो उसमें टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो उसमें फिर वो थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए 10 या 15 मिनट एलोकेट किए, उसके हिसाब से उन्होंने क्यू बनाई हुई। तो पेशेंट्स के लिए एक बार हमारे फोरम के अंदर आए थे डॉक्टर महेश्वरी, तो उन्होंने शायद, पता नहीं आप में से कोई लोग होंगे या नहीं, वो नी सर्जन है, तो उन्होंने यही बताया कि देखो आपको मुझसे अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो मैं आपको ये 4-5 बता रहा हूँ, आप मेरे पास 5 साल के पूरी पुरानी रिपोर्ट लेकर के आ गए, अब मैं कहाँ छांटता फिरूंगा उनका, मैं उसमें अगर टाइम लगाऊंगा तो मेरा कंसल्टेशन है। आप समरी बना के लाओ, ये मोटे मोटे पैरामीटर है, 5 साल पहले मेरे ये थे, ये थे, ये थे, ये थे। तो उन्होंने 2 घंटे का पूरा इसके ऊपर बताया था कि भाई आपको डॉक्टर को कैसे अच्छी तरह से कंसल्ट करना चाहिए इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, भगत साहब हैं, अपने हॉस्पिटल रन करते हैं, तो अगर इस तरह से कुछ पेशेंट को एजुकेट करें तो पेशेंट को भी फायदा होगा और डॉक्टर का टाइम भी बचेगा, और डॉक्टर जो है बहुत अच्छी उनको वो कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको हेल्प करने के लिए बैठा है, कोई आपसे दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है वो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यदि अभी कोई और नहीं है तो फिर हम थोड़ा समय, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, 7:30 के लगभग बज गए हैं, तो हम डॉक्टर साहब से, डॉक्टर भगत जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपने प्लांटेशन किस तरह से लगा रखे हैं, तो डॉक्टर साहब दिखाएं, अपना आईपैड घुमाएं जरा। हाँ जी, हाँ जी। इनको जरा उस पे कर दो सर, बड़ा फुल कर दो स्क्रीन, इनका, हाँ फुल स्क्रीन कर पिन दो। कर लें, पिन कर लें, हाँ, आप सभी लोग पिन कर लें। इनको फुल स्क्रीन पे कर दो ताकि देखने में पता भी तो लगे ना क्या घर दिखा रहे हैं अपना। चलिए देखिए, ये इधर से ये तो मेरा कमरा है जो सामने दिख रहा है, और इसके आसपास पौधे लगे हैं, अंदर बैठ के मैं स्टडी भी करता हूँ इसमें। दीप जी और रिकॉर्डिंग बंद कर दें। हाँ, ये रिकॉर्ड नहीं करिए प्लीज। ये है